एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी, आपकी कॉमर्स एजुकेटर, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। इस पर्टिकुलर चैनल पे आपके लिए यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जा रही है और अभी फिलहाल हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है टॉप 50 टॉपिक्स पेपर टू कॉमर्स के, और इसी में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करवाती हुई चल रही हूँ। कंप्लीट 10 यूनिट्स कॉमर्स के सिलेबस में जो डिफाइंड है। तो आपके लिए एक और नया टॉपिक, एक और नया सेशन आ चुका है जो आपको क्लैरिटी देगा कंप्लीट टॉपिक की, और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से चीजों को कवर करना होता है, और डिटेल में विद नोट्स आपको हर चीज जो है वो प्रोवाइड होगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी चल रही है। कंप्लीट तैयारी, ओवरऑल तैयारी आपकी हो रही है फॉर यूजीसी नेट सेट एंड यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कुछ खास आपके लिए आ चुका है जो आपकी तैयारी को एक लेवल और आगे लेके जाएगा। कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं, तो अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है कर सकते हैं कोर्सेज में एनरोल्ड। कोर्सेज में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलने वाले हैं। लाइव में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। रिकॉर्डिंग्स में भी आपको जो है कंप्लीट रिवीजन मिलने वाली है यूनिट्स की। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी सिल्वर एंड गोल्ड पैकेजेस हैं। जून 26 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं हर यूनिट की। पेपर 1 के साथ पेपर 2 कॉमर्स तो है ही, और बाकी अदर पेपर 2 भी हैं जो आपको मिल जाते हैं। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हर तरीके से आपकी जो है सेवा जो है वो की जा रही है JRF अड्डा की तरफ से, है ना। और कुछ भी डाउट है आपके तो आप पूछ सकते हैं, ये कॉल कर सकते हो नंबर पे, विजिट कर सकते हो। जयपुर में ऑफिस है ना, हेडक्वार्टर्स हैं जयपुर में ही, तो वहां पे आप जो है JRF अड्डा ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके जो भी आपकी क्वेरीज है, कुछ पूछना है या ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो चलिए आज की जो सीरीज है टॉप 50 टॉपिक्स की, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो 110% आपके पेपर में आएंगे ही, तो यहां से आप अपने 100 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो। 50 टॉपिक्स, 50 क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे, 100 मार्क्स आपके गारंटेड हो जाएंगे। और बाकी भी आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं, PYQ चल रहे हैं। पेपर 1 में DIRC, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो हर चीज आपको मैं करवाते हुए चल रही हूँ। बट ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं तो इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में सबसे मेन चीज क्या होती है, ये जो 4 मेथड हैं इनके नाम, कब कौन सा मेथड यूज होगा, ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है क्या, फिर इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, क्यों आया ये कंसेप्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है जो पूरा हो जाएगा। और फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, क्यों ह्यूमन रिसोर्स को जो है अकाउंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीजें हम देखते हुए चलेंगे कि क्या फायदा होता है अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को एक एसेट माने, क्योंकि एसेट वही होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करे, और जो अगर आप ह्यूमन को कुछ नॉलेज देते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, वो आपको आने वाले काफी समय में हेल्प करता है। तो वो चीज भी होनी चाहिए, एसेट्स में लिखी जानी चाहिए। इसी एस्पेक्ट पे बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कंसेप्ट है जो हम लेके चलते हैं। बट ये चीजें जो है ना, ये रियलिटी में थोड़ा सा अच्छे से नहीं हम इसको यूज कर पाते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत भी जो है वो हमें आती है। बट थ्योरेटिकली हम इसको कवर करते हुए क्लास, तो देखिए 4 मेथड हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन अकाउंटिंग? बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस कंसेप्ट है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब है, इसको प्राइस लेवल एडजस्टमेंट बोल लो, प्राइस लेवल अकाउंटिंग बोल लो, ये भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति, मतलब आपके जो वैल्यू है मनी की वो ओवर द टाइम कम होती जाती है, तो इसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा मनी है वो डेप्रिशिएट होता जाता है। तो मनी में जो परचेजिंग पावर में गिरावट आती है ना, वो हमारा इन्फ्लेशन की वजह से आती है। और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यही है कि जो मैंने अपने एसेट दिखा रखे थे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग कि भाई ये हमारे पास जो है बुक वैल्यू पे एसेट है, और हम जब बात करते हैं आज के समय की तो चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं। जो आपने खरीदा था कोई चीज को 10,000 का, आज वो जो है वो कितने की है, 1 लाख रुपए की हो चुकी है। तो जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, जिस वजह से ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ता है उस सेम चीज को खरीदने के लिए। तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना चाहिए कि हम ऐसे नहीं है कि हमने 10 साल पहले कोई एसेट खरीदा था, वो तब 10,000 का था तो उसी अकॉर्डिंग इसको लाते रहेंगे, नहीं, उसमें चेंजेस आने चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है कि इन्फ्लेशनरी पीरियड में
कैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो चेंज होंगी, उसी को ही हम इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग या हम बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो ये जो है स्पेशल अकाउंटिंग टेक्निक है, ये यूज होती है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशनरी पीरियड में, ठीक है, जहां पे हमारा जनरल लेवल ऑफ प्राइस, जनरल प्राइस लेवल जो है वो हमेशा हाई रहता है। और इसको कब मानते हैं पीरियड, इन्फ्लेशनरी पीरियड है जब लगातार 9 महीने जो है आपके पैसे में गिरावट आती रहेगी और आपकी जो है महंगाई वो बढ़ती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इन्फ्लेशनरी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। जैसे चीजें महंगी हो जाती है ना, कि रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाइक कर रहे हैं, तो लगातार जब हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर यानी कि 3-3 महीने के 3 क्वार्टर यानी कि 9 महीने जो है लगातार हमारे प्राइसेस बढ़ते रहे किसी चीज के, तो हम बोलते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है इन्फ्लेशनरी पीरियड है। यहाँ पे मुद्रास्फीति हमें दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा, हमारे पास जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर जो है मनी की, वो कम होती जा रही है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, हम करते क्या है, जो भी हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर है बिजनेस के, उसको क्या किया जाता है, उसको करंट प्राइस पे लेके आने की कोशिश की जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या है कि हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है बिजनेस के, उसको हम करंट प्राइस पे ला सके। मैंने कोई चीज खरीदी थी, कितने की, मेरी वो चीज थी 10,000 की, और 10,000 की चीज थी 2012 में। अब 2024 में मुझे लिखना है उसके बारे में कि कितनी वैल्यू उसकी होगी। तो अब जितना भी मेरे पास इन्फ्लेशन होगा, वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस तरीके से हमारे पास क्या है, डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं। उसके बेसिस पे हमें बताया जाता है कि अगर जो 2012 में 100 रुपए थे, उसकी आज वैल्यू कितनी हो चुकी है, उसकी वैल्यू हो चुकी है आज 307। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास, अब क्या करेंगे हम, 10,000 जो है वो 2012 में था और उसकी वैल्यू 100 थी, अब मेरे पास वो वैल्यू 307 हो चुकी है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 30700, ये आपके पास जो है वैल्यू बनेगी, ठीक है। ये चीज आपके पास यहाँ पे रहती है, तो ये चीज को आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट्स होती हैं कंपनी की, उनको एनालाइज किया जाता है और ट्रेंड को भी चेक किया जाता है। 3 स्टेटमेंट कौन सी हैं, P&L, बैलेंस शीट और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L और हमारा बैलेंस शीट, ये सारी चीजों को हम एनालाइज करते हैं। एंड हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम इसमें ले सकते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हुए हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट है जो हमारा यहाँ पे पड़ा इनके बीच में। तो जैसे आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उनमें एक मेथड यही होता है कि हमारे पास जो है हम इंक्लूड करते हैं आज का जो रेट है उसके हिसाब से वैल्यू को निकालते हैं। तो जितने का मैंने खरीदा था वो मैटर नहीं करेगा, उसकी आज वैल्यू क्या होती, अगर आज खरीदा होता वो मैटर करता है, और उसको ध्यान में रखते हुए ये वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज हमारी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है कि जहां पे आप क्या है, जो भी आपकी परचेजिंग पावर है उसमें जो भी अफेक्ट पड़ा है उसको भी आप टेक इनटू अकाउंट करते हो, इसका जो अफेक्ट है उसको कंसीडर करते हो, ठीक है। ये चीज हमारे पास रहती है। अब इसमें हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं, कंपोनेंट्स, तो वही 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है करंट परचेजिंग पावर मेथड। करंट परचेजिंग पावर क्या बात करता है कि आपने कोई चीज खरीदी, अगर आपको याद आ रहा हो, एक इंडेक्स नंबर नहीं करते थे हम अपनी ग्रेजुएशन में, याद आ रहा है, इंडेक्स नंबर करके एक टॉपिक होता था स्टैट्स में, जहां पे हमारे पास जो है हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड निकालते थे कि हमारा जो है वो वैल्यू टर्म्स में हम निकाला करते थे कि मुझे अगर पहले वो 1 किलो का प्राइस इतना था तो 100 किलो का कितना प्राइस होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड होता था, जिसके थ्रू हम निकालते थे कितना पैसा कम ज्यादा है जो हमें देना पड़ रहा है, कितना परचेजिंग पावर में जो है चेंज हमारा आया है, अगर आपको याद आ रहा हो। तो वहां पे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते थे। तो करंट परचेजिंग पावर मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर तैयार हुई हैं उसमें आज के टाइम पे क्या प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, क्या इन्फ्लेशन हुई है, उसको कंसीडर किया जाता है। इसीलिए प्राइस लेवल एडजस्टमेंट भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमने खरीदा था कोई सामान को जिस वैल्यू पे, उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। आज अगर हम उस चीज को खरीदना चाहें तो कितने की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कन्वर्जन फैक्टर का यूज किया जाता है कि मान लो 2012 में कोई चीज जो है, यहाँ पे जो वैल्यू है हमने रखी है 100, बेस वैल्यू है ये हमारी, ठीक है। और आज हमारे पास जो वैल्यू हो चुकी है 100 रुपए की, वो हो चुकी है 307, कि जो चीज पहले आपको 100 की मिल रही थी आप आज 307 की मिलेगी। तो 2012 में मैंने खरीदी चीज कितने की, मान लो 12,000 की खरीद ली, तो 12,000 की चीज खरीदी तो वो 100 रुपए हमारा बेस है, और आज वो चीज 307 हो चुकी है।
तो इसको आप सॉल्व करोगे 120 को 307 से, तो आज कितना प्राइस होगा वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 36840 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 307 को 120 से मल्टीप्लाई करो, 36,840। तो आपने जो चीज खरीदी थी 12,000 की 2012 में, आज अगर आप उस चीज को खरीदते हो तो आपके पास जो है इतना वहां पे वो वैल्यू आने वाली है। तो ऐसे जब आप उसको सेल करोगे तो महंगा बिकेगा। हम देखते हैं ना कैपिटल गेन्स जब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्सेशन में, तो हम एक बात करते हैं इंडेक्सेशन की, जो अभी इस बार बजट में खत्म भी किया गया है। तो इंडेक्सेशन क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यू बिकी वो ज्यादा की बिकेगी, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हुआ है, तो जब आप बेचने जाओगे तो भी आपको ज्यादा ही पैसा मिलेगा, और वो पैसा जो खरीदा था उसमें काफी फर्क होता है, तो बहुत सारे कैपिटल गेन हो जाते हैं ऐसे। तो फिर क्या किया जाता है, इस वैल्यू को इंडेक्सेशन किया जाता है कि अगर मान लो मैंने ये एसेट 12,000 का खरीदा था 2012 में और मैंने 2024 में उसको बेचा 50,000 का, ठीक है, तो 50,000 मेरी सेल वैल्यू है, तो क्या मैं यहाँ पे 12,000 माइनस करूंगी? नहीं, मैं माइनस करूंगी 36,840 कि ये वैल्यू है आज इसकी। तो मेरे को एग्जैक्ट कैपिटल गेन कितने हुए हैं, तो इसका जो डिफरेंस होगा ना वो मेरा कैपिटल गेन यहाँ पे निकल के आएगा। ये चीज को हमने ध्यान में रखना होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ये वैल्यू आती है, देन उसको हम लेके चलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये 307 मैंने खुद से लिया ना एक नंबर कि आज उसका प्राइस जो है वो 307 हो गया। ये क्या है, दिस इज माय प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये प्राइस इंडेक्स है। अब यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आपको, दो चीज होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको समझना। यहाँ पे क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में सामान को बेचना चाहते हैं तो उसका कितना यहाँ पे जो है प्राइस में चेंज आया है, वो जो चेंज हम एडजस्ट करते हैं वो होलसेल होता है। पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ये उन कमोडिटीज के लिए होता है जो हमारी हाउस होल्ड कंजम्पशन में यूज हो रही है। तो यहाँ पे जो है जो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है कुछ गुड्स को परचेज करने के लिए, वो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत कैलकुलेट किया जाता है। फिर कौन पब्लिश करता है, तो यहाँ पे जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको पब्लिश करते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है इसको पब्लिश करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व है इसमें, क्या होता है, इनिशियल और फर्स्ट स्टेज को मेजर किया जाता है, यहाँ पे फाइनल और लास्ट स्टेज को मेजर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है मार्केट में तब वो अपना इंडेक्स निकाल रहा है, कंज्यूमर जब खरीद रहा है तब इंडेक्स निकल रहा है। तो ये लास्ट है और ये फर्स्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर है ना, रिटेलर, कंज्यूमर ऐसे होता है ना। तो ये फर्स्ट है WPI एंड ये लास्ट है जब कस्टमर को मिल रहा है सामान, तो ये है CPI। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है, बट जो CPI है गुड्स सर्विसेज दोनों को कवर करता है। यहाँ पे जो गुड्स हैं जो ट्रेड हुए हैं होलसेलर और बिजनेसेस के बीच में उसको देखता है। यहाँ पे जो परचेज किया गया है कंज्यूमर के द्वारा उसको चेक किया जाता है। रेफरेंस ईयर क्या होता है, यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर को रेफरेंस माना जाता है, यहाँ पे कैलेंडर ईयर को रेफरेंस माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, जो अप्रैल से मार्च तक होता है, अप्रैल टू मार्च। और जो हमारा यहाँ पे जो कैलेंडर ईयर है वो क्या होता है, वो होता है जनवरी टू दिसंबर। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? क्लियर हो गया ना डिफरेंस, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस ऐसे जनरली बता दिया। अब यहाँ पे दूसरा क्या होता है, ये तो करंट की बात थी, यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमें अगर हमारे जो एसेट्स होते हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है ओवर द टाइम, क्योंकि एक एसेट हमेशा लाइफ लॉन्ग तो चल नहीं सकता, जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, उसको चेंज भी करना पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो कॉस्ट एक जो आपको बियर करनी पड़ती है एक एसेट को रिप्लेस करने के लिए,
वो जो चीज है ना, वो यहाँ पे जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड में हम यहाँ पे दिखाते हैं बैलेंस शीट में कि कितना आपको जो है कॉस्ट बियर करना पड़ता है टू मेक योर एसेट गुड, मतलब चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नहीं था, इसके अलग था। एबीसी लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग करती है एबीसी लिमिटेड, और उसने क्या किया है, मशीनरी परचेज की 2001 में $10,000 की। ठीक है, $10,000 की। एबीसी लिमिटेड जो है वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग टेक्निक का यूज कर रही थी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हुए 2009 में। तो आपको ये बताना है कि जो करंट कॉस्ट है मशीन की जो परचेज की गई है 2001 में, अगर उसको जनरल प्राइस इंडेक्स जीपीआई के तहत 2001 में देखें तो उसका 400 है और 600 है 2009 में। ठीक है, 2001 में 400 है, 2009 में 600 इंडेक्स हो चुका है वो, यानी कि जो $10,000 है ना, ये 400 वैल्यू थी, अब ये वैल्यू 600 के हिसाब से निकलेगी। तो आपको बताना है इसका प्राइस कितना होता। तो अब यहाँ पे जो है मेरे $10,000, इसका प्राइस कितना था 400, अब मुझे निकालना है 600 के हिसाब से, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15,000 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज देखो अब यहाँ पे क्या है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, तीसरा मेथड है। यहाँ पे जो है बात किसकी हो रही है, यहाँ पे प्राइस की नहीं, यहाँ पे कॉस्ट की बात होगी। तो यहाँ पे एस्पेक्ट क्या है, कॉस्ट। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं अपने एसेट को इस वैल्यू पे रखूंगी और करंट वैल्यू निकाल के ही रिप्लेस करोगे। तो जो हमारा करंट कॉस्ट मेथड है और जो हमारा यहाँ पे रिप्लेसमेंट मेथड है, ये बात एक ही करते हैं, है ना। बस ये बात क्या करते हैं, ये बात अलग तरीके से करते हैं, बात सिर्फ इतनी सी है। यहाँ पे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होता है और यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो हमारी जीपीआई के हिसाब से निकलती हैं। ठीक है, जनरल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड मेथड जो है कंकरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पेपर में आया था कि कौन सी कमेटी जो है उसने ये मेथड दिया था। तो सेंडिलेंट्स कमेटी है, 1975 में उन्होंने मेथड दिया था, पेपर में आ रखा है, प्रीवियस ईयर है। इस मेथड में क्या है, जैसा कि मैंने बोला कॉस्ट की बात होती है, तो कॉस्ट कैटेगरीज जो है वो अलग अलग कॉस्ट आइटम हमारी बनती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो होते हैं, उनकी चीजें जो है यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाई जाती है सारी आइटम्स। और वो कैसे दिखाई जाती है, आज के टाइम पे कितनी कॉस्ट है उनकी। हमने खरीदा था 10 साल पहले, तो 10 साल पहले वाली बुक वैल्यू दिखानी, आज कितनी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखानी होती है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह वही करंट कॉस्ट, हर मेथड में एक ही चीज है ना, बस घुमा रखा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेथड बना रखे हैं थोड़े थोड़े से चेंज करके सिलेबस ज्यादा करने के लिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। बात यही है कि हम जो है आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करते हैं हमारी वैल्यू जो है एसेट्स की उनको और लाइबिलिटीज की भी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट भी उसी बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है कि यहाँ पे जो है कितना कॉस्ट इनकर हुआ है एक्चुअल, ना कि कितनी सेल्स की है। ये खास बात यहाँ पे है कि हम क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट बेसिस पे असरटेन होगा, ठीक है, ना कि सेल्स बेसिस पे, कि सेल्स कितनी की है उस हिसाब से नहीं, कितनी कॉस्ट इनकर हुई उस हिसाब से आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। फिर कैसे करना है इतना हमारे सिलेबस में है नहीं, बस थ्योरी आपको नॉर्मली याद रखनी है। ये आपसे असर्शन रीजनिंग टाइप में है ना, और जो है उस तरीके से ही पूछा जाता है, नॉर्मल स्टेटमेंट वाला, मैथ्स का कॉलम में आ सकता है। करंट वैल्यू अकाउंटिंग, अब ये क्या है, करंट वैल्यू, वो कॉस्ट की बात कर रहे थे, वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है सारे के सारे वही सेम एसेट्स और लाइबिलिटीज को मेजर किया जाएगा करंट कॉस्ट बेसिस पे। वैल्यू है जो हमारी नेट एसेट की, नेट एसेट मतलब हमारे जो एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस किया जाएगा, तो हमारे नेट एसेट्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो ये चीज जो है ये हमारी रहती है। तो वैल्यू है जो नेट एसेट की एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसको असरटेन किया जाता है, और जो डिफरेंस आता है बिगिनिंग में और एंड की वैल्यू में उसको P&L में डाल दिया जाता है। ठीक है, कि अगर प्रॉफिट हुआ, अगर डिफरेंस कम था, और या हम बोल सकते हैं कि पहले वैल्यू पॉजिटिव से फिर नेगेटिव हुई तो लॉस हो गया, पहले नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हुई तो प्रॉफिट हो गया। तो जहां पे जो डिफरेंस होगा ना, जब प्राइस लेवल चेंज करने के बाद और पहले, उस डिफरेंस को हम प्रॉफिट और लॉस में कंसीडर करते हैं, उस डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस क्लियर? लर्न करने वाली चीजें थोड़ी सी हैं इसमें,
ये 4 मेथड हैं। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, चलो आप मुझे बताओ क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, मैं लिखती जाऊंगी आप बताते जाओ। आपके अकॉर्डिंग क्या एडवांटेज हो सकती है इसकी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की? क्या हमें एक्चुअल वैल्यू पे एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखेंगे? है ना, यस। तो एसेट्स जो है वो एक्चुअल वैल्यू और करंट वैल्यू पे दिखने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है क्या फायदा होगा कि जो हमारे हम बोल सकते हैं कि रिजर्व्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, सीक्रेट रिजर्व्स, उनकी गुंजाइश नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू पे अपनी सारी चीजों को कंसीडर करेंगे। बाकी एडवांटेजेस बताओ। ट्रू एंड फेयर पोजीशन, बिल्कुल। रियल वैल्यू, बिल्कुल। तो यहाँ पे वही है, ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट करेगा करंट और हिस्टोरिकल कॉस्ट है जो बैलेंस शीट की, उसको नहीं दिखाएगा, करंट वैल्यू को दिखाएगा। हाईली इफेक्टिव इन टाइम्स ऑफ जनरल इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड कंडीशंस होंगी, हमने पढ़ा था ना हमारे पास 3 क्वार्टर्स तक जब प्राइस वैल्यू बढ़ता रहेगा तो इसको इन्फ्लेशनरी पीरियड बोलते हैं। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी था हाइपर इन्फ्लेशनरी से, मुझे याद आया, फटाफट बताओ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग इन हाइपर इन्फ्लेशन कंडीशंस, बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है ना, बता दो फटाफट। वेरी गुड रिजवान, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ट्रू वैल्यू दिखाएंगे, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उसको भी हम क्या करेंगे, करंट प्राइस के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट करेंगे, ना कि हिस्टोरिकल के अकॉर्डिंग, जिससे करेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन होगा। फाइनेंशियल रेशियो जो होंगी वो करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगी, तो आपको ज्यादा मीनिंगफुल डेटा है जो प्रोवाइड होगा, क्योंकि फाइनेंशियल रेशियोज कैसे बनती हैं, बैलेंस शीट और P&L तो बनती है। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 29 है, 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है हाइपर इन्फ्लेशनरी? इंडेस तो 29 है, इन्फ्लेशन सेम ही है क्या? एएस, सॉरी, एएस भी सेम है क्या, या है ही नहीं हाइपर इन्फ्लेशनरी के लिए? है नहीं, है ना, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है। तो हाइपर इन्फ्लेशन स्टेटमेंट्स के लिए यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर? चलो अब आगे, डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या इसकी? अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस बताओ। डिसएडवांटेजेस,
टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा, और डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। क्या आपको सारा कुछ समझ आ गया? हमें सिर्फ थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ आया। टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि आपको सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, वो सारी चीजें भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है दिक्कत आती है। फिर उसके साथ साथ और भी है क्या कोई चीजें? तो यहाँ पे देखो, चेंज जो होता है वो नेवर एंडिंग होता है। जब हमारे पास प्राइस लेवल में हम बात करते हैं चेंज आएगा, ये तो हमेशा ही चेंज होता रहता है। ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये चीज जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी दिक्कत आती है। तो अब और क्या चीज हो सकती है? डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये चीज भी ठीक है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है? कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, वही कैलकुलेशन ज्यादा है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में ये क्या है? एक चीज दो बार लिख रखी है। इन टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन, जब हमारे पास सिचुएशन कैसी होती है? जब हमारा डिफ्लेशन का सिचुएशन आ रहा है, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ रही है मनी की, तो यहाँ पे ट्रू पिक्चर हमें देखने को ही नहीं मिलती। क्योंकि हम तो क्या बात करते हैं? हम तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, डिफ्लेशन की तो हमने बात ही नहीं की। ये दो बार आ चुका है, इसको कैंसिल कर दो। ये तीन इसकी डिसएडवांटेज हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान आपको रखना है। फिर कंक्लूजन में क्या आएगा? कंक्लूजन में हर चीज में यही होता है कि जब भी कोई नई चीज आ रही है तो ठीक है, इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, बट क्योंकि इसके एडवांटेजेस हैं, ये थोड़ा थोड़ा हेल्प भी तो कर रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपनी क्या है, मतलब बहुत इन्फेंसी स्टेज जिसको बोलते हैं, बहुत छोटी स्टेज पे है, पर ओवर द टाइम इसका जो स्कोप है वो बढ़ता जाएगा। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है आज तक भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज में अप्लाई नहीं हो रहा है। बट ओवर द टाइम जो है, जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाएगा, वैसे वैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है वो भी स्पीड अप करेगी, डेवलपमेंट होगा इसका भी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फेलियर ऑफ अकाउंटिंग, जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वो जो है उसको यहाँ पे सही करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, फेलियर नहीं, सक्सेस आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी अभी, या हम ये बोल सकते हैं कि जो अभी फेलियर दिखाई दे रहा है, मतलब ये इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा, उसको यहाँ पे स्पीड अप किया जाएगा और उसकी चेंज हो जाएगी स्थिति कि वहां पे इसको भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगेगा। तो इन्फेंसी स्टेज पे है, चीजें यहाँ पे थोड़ी टाइम के बाद सही होंगी।